हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका उदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए लास्ट ईयर में बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारा सेशन लोक प्रशासन पर आज कंटिन्यू होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हम लोक प्रशासन का कंप्लीट जो हमारा सिलेबस एनालिसिस था उसे कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। पूरे सिलेबस पर हमारा एक समग्र डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया था कि पूरे सिलेबस में इस पूरे सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कि इस जो प्रशासन का सब्जेक्ट है, इस पूरे लोक प्रशासन के सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, इस पर हमारी एक समग्र चर्चा हुई थी। इसमें टॉपिक वाइज हमने समझने का प्रयास किया था और उसको देखा था। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आज आपके लिए सेशन लेकर आए हैं दोस्तों, लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। जैसा कि हमने सिलेबस एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक ही देखा था, जिसमें हमने देखा था कि लोक प्रशासन का क्षेत्र प्रकृति से संबंधित सबसे पहला टॉपिक हमारा था, जिस पर हमें अध्ययन करना था। ठीक, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हमारी सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है और सिलेबस में से एक भी टॉपिक आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। सारे टॉपिक हम कवर करके ही इस पूरे कंप्लीट सेशन में चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, जो इस सेशन पर नए हैं उनके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन कि दोस्तों हमारे इस सेशन में लोधाई क्लासेस के इस बीए प्लेटफॉर्म पर आपको बीए के कंप्लीट बीए का कोर्स यहाँ पर करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों सभी क्लासेस पूरे विस्तार के साथ में आपको पढ़ाई जाती है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही दोस्तों कंटिन्यूअसली टॉपिक वाइज टॉपिक आपको यहाँ पर कंप्लीट पढ़ाया जाता है। और उसी के साथ में दोस्तों आपके डाउट क्लियर के लिए हमने आपके लिए एक विशेष फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की है, जो कि व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से आप अपने डाउटों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन दोस्तों। ओके, तो बने रहें सेशन के एंड तक। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगता है, आपको समझ आता है और आपकी स्टडी में कुछ जरा सा भी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आपकी स्टडी में अगर आप हेल्प करता है, तो प्लीज सेशन को अधिकतम शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर दिया करें यार। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना रहता है बस। ठीक है, तो दोस्तों सभी क्लासेस आपके बीए के सभी सब्जेक्टों की अलग अलग प्लेलिस्ट यहाँ पर मेंटेन कर दी गई है, जिससे कि आपको कोई सी भी क्लास को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए सभी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। तो चैनल पर जाकर आप उनको देख सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप सभी क्लास नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लास नोट्स का एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों आपके लिए, कि आज आप जो लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो जो किताबों से पढ़ रहे हैं, जो आज समझते चल रहे हैं दोस्तों, यकीन मानिए 2 या 3 महीने बाद आपके दिमाग से चीजें निकलने लगेगी, तो उसका रिवीजन उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि आपको सब्जेक्ट को समझना। ठीक है, तो उन सबके रिवीजन के लिए दोस्तों आपके लिए क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाती है। इन्हें डाउनलोड करके अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में रखिए और हो सके तो अपने शॉर्ट नोट, अपने हैंड रिटन खुद अपना नोट्स तैयार करें। और उन नोट्स को तैयार करने में आपको क्लास नोट्स जो है काफी महत्वपूर्ण होगी, मतलब काफी मदद करने वाली है आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेशन में दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि इकाई के अंतर्गत अर्थात यूनिट वाइज जो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, तो यूनिट वाइज दोस्तों सबसे पहले हम लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आज के लेक्चर में ये कंप्लीट अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर हमारी एक समग्र चर्चा होगी। इसके बाद में जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम लोक और निजी प्रशासन पर चर्चा करेंगे और थर्ड लेक्चर में दोस्तों नवीन लोक प्रशासन पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार से हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि हमें लगभग 3 क्लास में हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हम कर लेंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, वही आपका सिलेबस का लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा, लोक प्रशासन की विशेषताएं और लोक प्रशासन का क्षेत्र, तो ये 3 चीजें हमें यहाँ पर देखने को आज मिलेगी। इसमें कंप्लीटली हम आज लोक प्रशासन का अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषाओं को देखेंगे, विशेषता क्या क्या है लोक प्रशासन की और उसके क्षेत्र क्या क्या क्षेत्र है।
इस पर हमारी इस सेशन में आज चर्चा होने जा रही है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता हूं, है ना। कोई भी क्लास को स्टार्ट होने से पहले, टॉपिक से पहले हम कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। इनका पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है दोस्तों। सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन में यहाँ पर संभावित हो सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम ना हो और आपको ये पता हो कि इस पूरे टॉपिक में हमें फोकस किस चीज पर करना है। किसी भी टॉपिक में दोस्तों आप उस पर तभी फोकस कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड किस प्रकार की हो सकती है, एग्जाम में हमसे एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या डिमांड रख सकता है, तो अगर डिमांड आपको पता है तो सप्लाई आप करने में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों पहले इन सभी क्वेश्चनों को आराम से पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सेशन में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो दोस्तों यहां से हम शुरुआत करते हैं हमारे लोक प्रशासन की। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जो है एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, या कहानी या कहें कि ऐसे शॉर्ट में एक व्यवहारिक रूप से इसको अगर समझने का प्रयास करें तो दोस्तों अब एक लोक प्रशासन का जो अर्थ होगा वो यहां पर हम एक थ्योरेटिकल अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, एक सैद्धांतिक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे सिलेबस में। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में एक व्यवहारिक पता होना चाहिए कि यार ये लोक प्रशासन जो होता है ये होता क्या है, ये लोक प्रशासन जैसी चीज क्या है ना। तो उसके लिए अब दिमाग में सिर्फ इतनी सी बात दोस्तों क्लिक करके रखना, नोट करके रखना दिमाग में कि न्यायिक अधिकारियों को छोड़कर, न्यायिक अधिकारी कौन होते हैं? जो न्यायालय से संबंधित होते हैं, अर्थात जो न्यायालय के कर्मचारी होते हैं, ये न्यायालय के अधिकारी होते हैं, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी आपको बाहर दिख जाएंगे, चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो दोस्तों या किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी सरकारी अधिकारी हो, कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, वो सबके सब दोस्तों लोक प्रशासन के ही अंग होते हैं, ठीक है। तो ये एक लोक प्रशासन एक बृहद क्षेत्र होता है जिसमें सभी सरकारी अधिकारी या सभी सरकारी कर्मचारी लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित होते हैं, ठीक है ना। अब इसको जरा पढ़िए स्लाइड को, अब आपको पूरा समझ आता चलेगा। लेकिन उससे पहले हम सैद्धांतिक रूप से इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, और इसका अर्थ सैद्धांतिक रूप से समझने का कारण भी यह है दोस्तों कि जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं ना, और जब अगर आपसे स्पष्ट क्वेश्चन में स्पष्ट तौर से आपसे उसका अर्थ पूछा जाता है, तो आपको सैद्धांतिक अर्थ के किससे शुरुआत करने हैं आपके आंसर की। सैद्धांतिक अर्थ लिखने के बाद में उसको व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए कुछ लाइनें आपको व्यवहारिक भी लिखनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सैद्धांतिक पक्ष का समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो जरा आ जाइए, अब हमारी स्लाइड पर आ जाते हैं हम और अब इसको जरा समझते हैं। लोक प्रशासन दो शब्दों का मिला हुआ एक रूप है, दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन, ठीक है। तो लोक प्रशासन जो दोस्तों बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक एवं प्रशासन से, लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। तो लोक प्रशासन अंग्रेजी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो इसको समझने में तो कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी कि लोक प्रशासन दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और प्रशासन। और जो लोक प्रशासन है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर जो दो शब्द दिए गए हैं लोक और प्रशासन, तो लोक का अर्थ क्या होगा? लोक का अर्थ हो जाएगा सार्वजनिक अर्थात सामान्य जनता अर्थात सभी जनता, है ना। तो एक राज्य के अंदर, एक देश के अंदर जो जनता होती है उस पूरे जनता का एक सम्मिलित अर्थ हो जाएगा आपका लोक, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रशासन की जब हम दोस्तों बात करेंगे तो प्रशासन शब्द जो ये लिखा हुआ है ये अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्दों से मिलकर बना है। किससे? एडमिनिस्ट्रेशन से। जिस प्रकार से हमने ऊपर देखा था कि लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोक अर्थात पब्लिक और प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन।
तो जो प्रशासन शब्द है वो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द भी अर्थात प्रशासन शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, एक एड और एक मिनिस्टर। एड और मिनिस्टर, और इन दोनों का एक सम्मिलित अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों सेवा करना। और इसीलिए हम हमारे सभी नेताओं को एक सेवाकर्ता के नाम से ही जानते हैं। जो जितने भी राजनीतिक नेता होते हैं या फिर कोई सरकारी अधिकारी होता है, उन सबको हम एक ही बात बोलते हैं कि ये सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोक का अर्थ होता है संपूर्ण जनता और प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। क्लियर है इतना? ठीक है, अब जरा आगे बढ़िए। लोक प्रशासन प्रशासन का एक विशेष रूप है। लोक प्रशासन जो है प्रशासन अर्थात सरकार का एक विशेष रूप है। लोक शब्द इस प्रशासन अर्थात सरकार के साथ में लोक जुड़ जाने से या लोक जुड़ जाने के कारण ये एक विशेष अर्थ को धारण कर लेता है। लोक का अर्थ संपूर्ण जनता से होता है, ना कि व्यक्तिगत जनता से, है ना। तो लोक का अर्थ जो होता है अर्थात सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि लोक प्रशासन एक ऐसा अंग है सरकार का, या कहें कि सरकार के सामने या प्रशासन के सामने लोक जुड़ जाने से उसका पूरा अर्थ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि लोक का अर्थ ही होता है सार्वजनिक या संपूर्ण जनता, ना कि कोई व्यक्तिगत जनता के हित में बात करेगा वो। मतलब लोक शब्द या लोक प्रशासन जो बात करेगा वो संपूर्ण जनता के हित में बात करेगा, व्यक्तिगत हितों के बारे में बात नहीं करेगा। ठीक है, तो जब हम प्रशासन शब्द के साथ लोक का प्रयोग करते हैं तो यह सरकारी प्रशासन हो जाता है। सिंपल सी कहानी बस इतनी सी है दोस्तों कि लोक प्रशासन का अगर सैद्धांतिक अर्थ समझना है तो सिंपल वे में आपको याद रखना है कि लोक प्रशासन दो शब्दों का एक समाहित रूप है, लोक और प्रशासन। जहां लोक का अर्थ होता है संपूर्ण जनता या सार्वजनिक या फिर जो है जनहित। ठीक है, उसी प्रकार से प्रशासन का अर्थ यहाँ होगा, प्रशासन का अर्थ होगा सेवा करना। ठीक है, तो लोक प्रशासन जो है प्रशासन का एक ऐसा अंग है, लोक प्रशासन का एक विशिष्ट अंग है, ऐसा बोल सकते हैं, विशिष्ट अंग है। और ये जो लोक प्रशासन है दोस्तों, ये प्रशासन के सामने लोक शब्द का जुड़ जाने के कारण ये सार्वजनिक हित को प्रदर्शित करेगा, ये सभी पूरी जनता के हित को दर्शाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का प्रयोग सार्वजनिक जनता के संपूर्ण हितों को साधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ठहरा आपका एक सैद्धांतिक अर्थ। लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन को एक समान मानने का कारण यह है कि वर्तमान समाज में केवल सरकार ही एक ऐसी संस्था है जिसमें एक निश्चित भूभाग की संपूर्ण जनता बिना किसी अपवाद के भाग लेती है। अब इस पूरे अध्ययन में दोस्तों हमने एक बात पर को हमें गौर करना चाहिए, एक बात गौर करने लायक है, और वो बात ये है कि लोक प्रशासन शब्द हमेशा सरकारी प्रशासन के साथ ही जोड़ा जाता है। अर्थात लोक प्रशासन शब्द जब भी आपको सुनने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्लिक हमेशा बना रहेगा कि ये कहीं ना कहीं सरकार की बात कर रहा है, सरकार के एक प्रशासनिक अंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो लोक प्रशासन को सरकारी प्रशासन समझने का एक विशेष कारण यह हो जाता है कि जिस प्रकार से लोक प्रशासन, लोक अर्थात सार्वजनिक अर्थात संपूर्ण जनता, उसी प्रकार से सरकार के साथ जब ये लोक जुड़ता है तो संपूर्ण जनता की बात करेगा, है ना। और वर्तमान समाज में अगर बात करें दोस्तों, वर्तमान समय में अगर बात करें तो सरकार ही एकमात्र ऐसी संस्था है, पूरे देश में सरकार ही एक मात्र ऐसी संस्था होती है जिसमें संपूर्ण जनता स्वतंत्र रूप से भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है ना। अर्थात समाज का कोई भी व्यक्ति सरकार में भाग ले सकता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार में भाग ले सकता है। इसीलिए कहा गया है कि लोक प्रशासन जो है सरकारी प्रशासन का ही एक अंग है, या कहें कि सरकारी प्रशासन के समान होता है। ठीक, तो इस प्रकार लोक तथा प्रशासन शब्दों की व्याख्या करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले
राज्य के द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले सभी कार्य जो है राजनीतिक विज्ञान में इनके द्वारा ही अर्थात लोक प्रशासन के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे दोस्तों ये बताइए कि लोक प्रशासन के इस सैद्धांतिक अर्थ आपको समझ आया या नहीं आया, इसमें कोई डाउट शेष बचा है क्या? इसमें मुश्किल से आपको 7 से 8 लाइनें याद रखना है, अर्थात 4 से 5 पॉइंट याद रखना है। इसमें सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लोक प्रशासन जो है 2 शब्दों का एक मिला हुआ रूप है। 2 शब्द कौन कौन से? लोक और प्रशासन। उसके बाद में आपको एक बात याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कि लोक प्रशासन का हिंदी रूपांतरण इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है दोस्तों? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लोक का अर्थ सार्वजनिक होता है, वहीं प्रशासन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रशासन का अर्थ हो जाएगा सेवा करना। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन के समान ही होता है, या कहें कि उसके साथ हम जोड़ सकते हैं। वो जब सरकारी प्रशासन के साथ में लोक शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो संपूर्ण जनता के हित को दर्शाता है। और लोक प्रशासन को सरकारी प्रशासन के साथ हम जोड़कर देख सकते हैं, और वो इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आज के समय में सरकार ही एकमात्र ऐसी संस्था होती है जहां पर जनता स्वतंत्र रूप से सरकार में भाग ले सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोक प्रशासन का सिद्धांतिक अर्थ हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसका व्यवहारिक अर्थ में आपको पहले ही स्पष्ट और क्लियर कर चुका हूं। व्यवहारिक अर्थ सिर्फ इतना सा है कि लोक प्रशासन एक ऐसी संस्था होती है जो सरकार की ही एक अंग होती है, और जिसका प्रमुख कार्य होता है संपूर्ण जनता के हित में कार्य करना। ये एक व्यवहारिक अध्ययन है आपका कि लोक प्रशासन एक ऐसी संस्था है, या कहें कि सरकार के अंतर्गत एक ऐसी संस्था होती है जो संपूर्ण जनता के हित में कार्य करती है। क्लियर हुआ? चलिए अब दोस्तों यहां से आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे हम इसकी परिभाषाएं, लोक प्रशासन की परिभाषाएं। तो लोक प्रशासन की परिभाषाओं के लिए मैं आपके लिए चार विद्वानों के द्वारा कही गई बातों को आपके सामने प्रकट कर रहा, आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। उनकी परिभाषाओं में से 4 परिभाषाओं में से अगर आप 2 परिभाषाएं भी एग्जाम तक याद रख लेते हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों काफी उचित होगा। देखिए क्या होता है कि जब भी आपसे किसी भी चीज का अर्थ पूछा जाता है ना, तो बिना पूछे आपको उसकी परिभाषा देनी है। वो परिभाषा में अगर आपके अनुसार दिए जाने की अपेक्षा अगर आप किसी अन्य विद्वान या किसी अन्य राजनीतिज्ञ विद्वान की परिभाषा अगर वहां पुट कर देते हैं या अपने आंसर में लिख देते हैं, तो वहां आपके अधिक जो है नंबर मिलने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपको मैं हमेशा अर्थ के साथ में कुछ परिभाषाएं आपके टॉपिक के साथ चिपका देता हूं, जिससे कि एंड तक पढ़ते पढ़ते 1-2 परिभाषाएं तो आपको याद रह ही जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 4 विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा है। एक मोहित भट्टाचार्य साहब है, बाल्डो साहब है, ग्लेडन और साइमन। तो ये 4 लोगों के द्वारा लोक प्रशासन की विशिष्ट परिभाषाएं दी गई है, जिनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मोहित भट्टाचार्य साहब के द्वारा कहा गया है कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, इसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर अधिक जोर दिया गया है। सिंपल वे में इन्होंने कहा है, कोई बात को घुमाया नहीं, इन्होंने सिंपल वे में कह दिया कि भैया जो लोक प्रशासन है ये कुछ और नहीं है बल्कि एक सरकारी प्रशासन ही है, अर्थात एक सरकारी संस्था ही है जिसमें सार्वजनिक नौकरशाही पर ही जोर दिया जाता है। अर्थात सार्वजनिक कार्य करने के लिए जिस स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है उसी स्टाफ को हम यहाँ पर लोक प्रशासन के रूप में जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वाल्डो साहब का कहना है कि राज्य के कार्यों में प्रयोग की जाने वाली प्रबंध कला तथा उसके विज्ञान को लोक प्रशासन कहते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य के अर्थात किसी देश के या किसी सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को प्रबंधित करना, उसको संचालित करना है ना, तो उसको प्रबंधित करने के लिए जिसको आप रख रहे हो वही लोक प्रशासन है। ठीक, नेक्स्ट है नंबर 3 पर, नेक्स्ट है ग्लेडन। तो ग्लेडन साहब का कहना है लोक प्रशासन को लेकर कि लोक प्रशासन सरकार के प्रशासन से संबंधित है, एकदम सिंपल है ना, इसमें कुछ संबंध जैसा कुछ है नहीं है। पॉइंट 4 साइमन साहब के द्वारा, साइमन ने क्या कहा है लोक प्रशासन को लेकर दोस्तों? तो जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन का अभिप्राय
उन क्रियाओं से है जो स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा तथा केंद्र राज्य द्वारा संपन्न की जाती है। इन्होंने भी सिंपल वे को ही अपनाया है लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए। उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन का अर्थ अगर सामान्य रूप से देखें तो उन क्रियाओं से है। किससे है? क्रियाओं से, अर्थात उन कार्यों से है जो कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय सरकार जिन कार्यों को करती है, उन्हीं कार्यों को लोक प्रशासन कहा गया यहां पर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका अर्थ और परिभाषा क्लियर हो जाती है। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। और अब हम इसके अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसमें विशेषताओं को देखने वाले हैं। और विशेषताओं के बाद में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसके क्षेत्र के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विशेषताएं दरअसल कार्य किसी भी टॉपिक का, किसी भी पॉइंट का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति को जब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ना, या उसकी विशेषताएं, महत्व, तो इनको डिस्कस करते वक्त हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि ये सारी चीजें जो हमें डिस्कस करनी है, ये कहीं ना कहीं उस टॉपिक से या कहीं की उस टर्मिनोलॉजी से इस प्रकार से ज्वाइंट रहती है, जुड़ी हुई रहती है, जिनको जितनी अच्छे से हम समझेंगे वो हमारा उस टॉपिक को उतने ही अच्छे तरीके से वो हमारे दिमाग में क्लियर कर देगा, बहुत अच्छे से फिट कर देगा, समझा देगा। ठीक है, तो सिर्फ ये ना समझे कि किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए उसका अर्थ पर्याप्त होता है। दोस्तों उसका अर्थ पर्याप्त नहीं होता है। अर्थ तो आप समझ लेंगे, लेकिन जब तक आपको उसकी विशेषताओं का पता ना होगा, उसके महत्व का पता ना होगा, उसकी कमियों का पता नहीं होगा, तब तक आपकी वो टर्मिनोलॉजी का ज्ञान आपका हमेशा अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो लोक प्रशासन का जो हम समझने का यह हमने बीड़ा उठाया है, तो इसको अर्थ और परिभाषाओं के द्वारा हमने ये समझने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं ये सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ या सरकारी अंग ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसकी विशेषताओं की ओर एक नजर डालेंगे। विशेषताओं के द्वारा देखेंगे कि यार इसकी क्या क्या खासियतें हैं, क्या एक अलग चीज है जो अन्य अंगों में, अर्थात सरकार के अन्य अंगों में उनको देखने को नहीं मिलती है, वो यहां पर देखने को मिल रही है। तो वो क्या है ऐसी विशेषताएं लोक प्रशासन की? चलिए, तो सबसे पहले विशेषताओं के अंतर्गत दोस्तों एक पॉइंट को मैंने यहां कोड किया कि लोक प्रशासन का संबंध क्या है? लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से संबंधित है, व्हाट एंड हाउ से संबंधित है। मतलब सरकार क्या करेगी और कैसे करेगी। तो ये क्या हो गई? ये एक कार्य हुआ, सरकार का एक कार्य हुआ। और हमने स्पष्ट तौर पे पहले ही समझ लिया है कि सरकार की कार्य पद्धति ही लोक प्रशासन एक क्रिया के रूप में होता है ना। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन का जो संबंध होता है वो सरकार के क्या और क्यों से होता है, उस माप के लिए कैसे से होता है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन। प्रशासन का वह अंग है जिसका संबंध सार्वजनिक समस्याओं से होता है। तो इसको समझने की भी आवश्यकता नहीं है, आप भली भांति रूप से समझ चुके हैं कि लोक प्रशासन सरकार का एक ऐसा अंग होता है, प्रशासन का एक ऐसा अंग है जिसका प्रमुख कार्य होता है सार्वजनिक समस्याओं का समाधान निकालना। ठीक है, नेक्स्ट लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से होता है। जहां ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा था कि सार्वजनिक समस्याओं से इसका स्पष्ट संबंध होता है, उसी प्रकार से यहां पर देख रहे हैं हम कि सरकारी कार्यों से इसका संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक प्रशासन सार्वजनिक हित के लिए मानव और उसके संबंधों को संगठित का एक संगठित प्रयास है। तो सिंपल सी भाषा में अगर बोले इसको, तो लोक प्रशासन जो है सार्वजनिक हित के लिए मानव और उसके संबंध, मानव और उसके संबंधों का एक समुचित प्रयास है दोस्तों, मानवों के द्वारा। और उनके जो संबंधित जो संबंध होते हैं, मानव और उसके संबंध होते हैं, उनका एक संगठित प्रयास होता है लोक प्रशासन। भाई लोक प्रशासन समाज में करता क्या है? किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में लोक प्रशासन का कार्य क्या होगा? अरे वो क्या करेगा कि समाज में जो सार्वजनिक जनता है, जो सभी जनता है, उनके कार्यों को प्रबंधित करेगा, संगठित करेगा, उसके कार्यों को देखेगा, जो सही कार्य हो रहे हैं उनको बढ़ावा देगा और जो अनुचित कार्य हो रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करेगा। यही तो लोक प्रशासन का कार्य होता है समाज में या किसी देश में। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है निश्चित नियमों के अनुसार सरकारी कार्यों का निर्देशन करना।
तो कुछ नियम या कुछ सिद्धांत इसके स्वयं के होते हैं, जिसके द्वारा ये जनता के हितों में कार्य करते हुए सरकार के कार्यों पर भी अपनी नजर बनाए रखता है, उसके निर्देशों का पालन करने का कार्य भी इसका विशेष होता है। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की इसके लोक प्रशासन की परिभाषाओं में कुछ विशेष ज्यादा समझने के लिए नहीं था। अब हम बात करेंगे लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित दोस्तों। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित कुछ बातों को दृष्टिगत करने से पहले आप इसका एक व्यवहारिक पक्ष समझने का प्रयास करें, इसका एक व्यवहारिक अध्ययन करने का प्रयास करें कि लोक प्रशासन के क्षेत्र का क्या मतलब हुआ यहाँ पर। भाई लोक प्रशासन क्षेत्र, अब क्षेत्र से कहीं आप बच्चों वाली कहानी को मत जोड़ देना, है ना, कि बच्चों जैसे कि भाई इसका लोक प्रशासन कुछ एक विशिष्ट क्षेत्र होगा एक देश के अंदर, एक सीमा से संबंधित, तो सीमा संबंधित नहीं है। लोक प्रशासन के क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन को जो अभी तक हमने सरकारी तंत्र, सरकारी अंग इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहां तक उचित है। तो हमने बार बार इस्तेमाल किया है कि जो लोक प्रशासन होता है वो सरकार का एक विशिष्ट अंग होता है। तो क्या सरकार के सभी अंगों से संबंधित है या एक पर्टिकुलर अंग है, कितना कार्य कर सकता है, किस किस क्षेत्र में जाकर ये कार्य कर सकता है, कितना इसका विस्तार है, तो इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं इसका कार्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों विद्वानों के बीच में कुछ मतभेद पाए गए हैं, कुछ मतभेद है, और मतभेदों को लेकर के एक प्रश्न है कि क्या लोक प्रशासन सरकारी कामकाज या केवल प्रबंधकीय अंग है, या फिर अथवा सरकार के समस्त अंगों का एक संग्रह अध्ययन है। क्या लोक प्रशासन सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन है अथवा यह नीति निर्धारण में भी प्रभावी भूमिका अदा करता है। तो दोस्तों कुछ विद्वान हैं जिनके द्वारा अलग अलग मत यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनके द्वारा अलग अलग विचार यहाँ पर रखे गए हैं कि लोक प्रशासन जो है, कुछ विद्वानों का कहना है कि लोक प्रशासन सरकार का एक पर्टिकुलर अंग है, वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सरकार के प्रत्येक अंगों से संबंधित होता है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को संचालन करने का कार्य करता है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन नीति निर्धारण में भी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि अलग अलग विचारकों के माध्यम से अलग अलग विचार प्रस्तुत यहाँ किए गए हैं। उन सभी के माध्यम से जो जो विचार प्रस्तुत किए गए उनका हम अध्ययन करने के लिए दोस्तों इसको 4 क्षेत्रों में विभाजित करेंगे। और 4 क्षेत्र कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों, तो इसमें 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला देखा गया है कि व्यापक दृष्टिकोण। तो एक हम लोक प्रशासन को सरकार की व्यापक दृष्टिकोण के तहत समझने का प्रयास करेंगे, और उसी के बाद में एक संकुचित दृष्टिकोण के साथ इसका अध्ययन करेंगे। एक सिद्धांत होता है पोस्ट कार्व दृष्टिकोण का सिद्धांत, उसको समझेंगे, और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण जो कि लोक कल्याणकारी या कहें कि लोकतंत्रात्मक देशों में इस प्रकार की भूमिका अदा करता है, इसको भी हम समझने का प्रयास यहाँ करने वाले हैं। चलिए तो इन चारों दृष्टिकोणों को दोस्तों एक एक करके हम इसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। अब जरा इसको समझते चलिए। ये 4 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपका लोक प्रशासन का सैद्धांतिक और व्यवहारिक कंप्लीट अध्ययन आपका पूरा हो जाएगा, आपको पूरा टॉपिक 100% समझ आ जाएगा। ठीक है, और वैसे मेरे ख्याल से तो जितना डिटेल में और जितना आराम से दोस्तों बेसिक से लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं, इसमें अब तक आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, है ना। और दोस्तों क्या होता है कि मैं आपको एक बात और बता दूं, हो सकता है कि लोक प्रशासन की कुछ टर्मिनोलॉजी आपको नई लग रही हो या थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, तो उसका कारण दोस्तों आपका ये अध्ययन नहीं है, बल्कि उसका कारण है आपको कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान में जो टर्मिनोलॉजी होती है उसको कंप्लीट नहीं किया, उसको क्लियर नहीं किया हुआ है। दरअसल होता क्या है कि जो भी हमारा सिलेबस डिवाइड है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, उन तीनों में दोस्तों टर्मिनोलॉजी लगभग एक ही होती है। जो फर्स्ट ईयर में टर्मिनोलॉजी को अपनाई जाती है पॉलिटिकल साइंस में, वही टर्मिनोलॉजी किसी न किसी अन्य रूप में दोस्तों घूम फिर के हमारे थर्ड ईयर तक आज पहुंचती है। ठीक है, तो जो
शब्द आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर रखे, सुन रखा उनके बारे में या उनके बारे में जानते हैं, तो इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी को समझने में आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन जो आपके लिए नई है उसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है, लेकिन उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जहां पर भी आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आए तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड कर देख लीजिए। अगर आपको पूरा देखना है तो पूरा देखिए, या फिर जहां आपको डाउट जा रहा है, जहां समझ नहीं आया है, उसको दोस्तों धीरे से आराम से वापस से वहीं से पॉज करके वापस से एक बार देख लीजिए, है ना। तो उससे आपका टॉपिक पूरा क्लियर होता चलेगा। ठीक है, चलिए तो चारों पॉइंटों को दोस्तों एक एक करके हम समझने का अब यहां प्रयास करते हैं। सबसे पहला है व्यापक दृष्टिकोण। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे व्यापक दृष्टिकोण को। एक सेकेंड दोस्तों। ओके, व्यापक दृष्टिकोण। दोस्तों व्यापक दृष्टिकोण इस प्रकार का दृष्टिकोण में एल.डी. वाइट, मार्क्स जैसे विद्वानों के ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है। तो जो व्यापक दृष्टिकोण के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वानों में एल.डी. वाइट और मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट विद्वान है या विचारक हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार का विचार अर्थात व्यापक दृष्टिकोण का विचार प्रस्तुत किया गया है। और इनके द्वारा या इनके अनुसार लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका से संबंधित है। अब बीए सेकेंड ईयर की पॉलिटिकल साइंस प्रश्न पत्र सेकेंड में आपने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हो, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अब दोस्तों अगर थर्ड ईयर तक अगर आपको ये नहीं पता है कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, तो यार फिर आप इसका मतलब पढ़ नहीं रहे हो, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। तो इसके लिए दोस्तों कुछ चीजें होती है, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमेशा एक लिंक रहती है, जुड़ी हुई होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो अपने इसी चैनल पर दोस्तों बीए सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पॉलिटिकल साइंस की, प्रश्न पत्र सेकेंड की। उसमें जाकर के आप कोई सा भी वीडियो देखेंगे तो वहां पर प्रत्येक वीडियो में लगभग थोड़ी बहुत बात आपको वहां सुनने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी जब आप अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों ब्रिटेन के संविधान पर एक वीडियो बनाया गया है बीए सेकेंड ईयर में, उसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, तो आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती क्या है। ठीक है, तो चलिए अब वापस अपने इस टॉपिक पर आ जाते हैं दोस्तों। तो जो व्यापक दृष्टिकोण जिन्होंने प्रस्तुत किया है, जिन्होंने व्यापक दृष्टिकोण देने का प्रयास किया है, उनका मानना यह है कि जो लोक प्रशासन है ना, ये सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। अब सरकार के तीन ही अंग होते हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है कि सरकार तीन अंगों से मिलकर बनी होती है। कहें कि सरकार मतलब तीनों अंगों को का एक सम्मिलित रूप की सरकार होती है। जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जिस प्रकार से विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है, कार्यपालिका उसको संचालित करती है और न्यायपालिका उन कानूनों से जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, तो ये जो तीनों अंग होते हैं, तो यहाँ पर व्यापक दृष्टिकोण के तहत कार्ल मार्क्स जैसे विद्वानों का कहना यह है कि लोक प्रशासन दोस्तों सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित है, वो सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनका प्रयोग लोक नीति को पूरा करने या क्रियान्वित करने में होता है। तो सिंपल वे में इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जो लोक प्रशासन है सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है। उस लोक प्रशासन उन सभी कार्यों से संबंधित होगा जो सार्वजनिक हित की बात करेगा, जो सार्वजनिक कार्य करेगा या सार्वजनिक हित की बात करेगा, संपूर्ण जनता के हित की जो बात करेगा वही लोक प्रशासन होगा। ठीक है, तो ये मानना था व्यापक दृष्टिकोण को मानने वालों का। ठीक, इसी प्रकार से दोस्तों अब बात करते हैं संकुचित दृष्टिकोण की। तो यहाँ पर यार सिंपल से देखिए, व्यापक दृष्टिकोण अर्थात सरकार के तीनों अंगों से संबंधित। वही जब संकुचित दृष्टिकोण की बात करेंगे तो संकुचित दृष्टिकोण का अर्थ है कि सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित। संकुचित जो धारणा अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो व्यवहारिक अध्ययन बताया था आपको कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी
न्यायिक अधिकारी को छोड़कर या न्यायिक कर्मचारी को छोड़ करके जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे वो राज्य लेवल का हो या केंद्र लेवल का हो, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी होगा, वो सब के सब दोस्तों लोक प्रशासन के अंग होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा दृष्टिकोण के तहत था? संकुचित दृष्टिकोण के तहत। क्यों था? क्योंकि हमने यहां से न्यायपालिका को साइड में हटा दिया था, न्यायपालिका को पृथक कर दिया था। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से और विधायिका को अर्थात मंत्रियों को भी हमने अलग कर दिया था। तो यहाँ लोक प्रशासन का अर्थ सिंपल वे में हमने सरकारी तंत्र के बारे में समझने का प्रयास किया था। प्रशासनिक विभाग से हमने डायरेक्ट जो है लोक प्रशासन को जोड़ दिया था। इस प्रकार से ही इसी धारा को हम ये संकुचित दृष्टिकोण के तहत मानते हैं। तो इनको मानने वाले कुछ विद्वान हैं, जैसे साइमन, लूथर, गुलिक, ऐसे विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। पर इनके अनुसार लोक प्रशासन का संबंध शासन की केवल कार्यपालिका से संबंधित है दोस्तों, केवल कार्यपालिका से। ठीक है, तो लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका क्षेत्रों द्वारा संपादित किए जाते हैं और लोक प्रशासन में कार्यपालिका के संगठन उसकी कार्य प्रणाली एवं कार्य पद्धति का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस दृष्टि से लोक प्रशासन के क्षेत्र के निम्नलिखित बातें यहाँ पर प्रस्तुत आपके लिए की गई है। तो यहाँ सिंपल वे में सिर्फ इतना समझाने का प्रयास किया गया है कि जो साइमन, लूथर और गुलिक साहब है, जिन्होंने लोक प्रशासन को के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण की धारणा व्यक्त की है, उनका कहना यह है कि लोक प्रशासन सरकार के सिर्फ कार्यपालिका वाले क्षेत्र से संबंधित है, कार्यपालिका वाले अंग से संबंधित है, ना कि तीनों अंगों से। ठीक है, तो यहीं पर उनका कहना यह है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या चाहे कोई स्थानीय सरकार हो, इन तीनों सरकारों की कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित होता है। ये इन तीनों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, इन तीनों सरकारों की कार्यपालिका के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं लोक हित में, वो सारे कार्य लोक प्रशासन के माध्यम से ही किए जाते हैं। लोक प्रशासन उसी से संबंधित होता है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए या पर सिंपल वे में अगर समझे तो लोक प्रशासन दोस्तों इस क्षेत्र में अर्थात कार्यपालिका के माध्यम से सरकार के एक अन्य अंग कार्यपालिका के माध्यम से जो कार्य करता है लोक प्रशासन, उनको हम कुछ इन 5 पॉइंटों के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं किस किस प्रकार के कार्य करता होगा। तो पहला है वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने का कार्य लोक प्रशासन करता है, वित्त संबंधी समस्याओं का। ठीक है, तो जितने भी देश के अंदर समाज से संबंधित जितनी भी वित्त संबंधी समस्या होती है, धनुष से संबंधित समस्या होती है, पैसों से संबंधित समस्या होती है, वो सारी समस्याओं का समाधान करने का कार्य कौन करेगा? लोक प्रशासन करेगा। नेक्स्ट है प्रशासनिक उत्तरदायित्व का अध्ययन। तो भाई प्रशासनिक अर्थात जो भी प्रशासनिक विभाग है हमारी सरकार का, हमारे देश का जो प्रशासनिक विभाग है, उसका जो उत्तरदायित्व का कार्य होगा वो कौन करेगा? तो लोक प्रशासन करेंगे दोस्तों। ठीक है, जनता ने कुछ मांगा, जनता को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जनता को की कुछ डिमांड है ना, तो इस प्रकार की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य जो होगा वो लोक प्रशासन का होगा। नेक्स्ट है सामग्री प्रदाय संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना। सामग्री प्रदाय अर्थात कि जनता तक संपूर्ण सरकारी सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य भी लोक प्रशासन ही करेगा। ओके, नेक्स्ट कार्यरत कार्यपालिका का अध्ययन। कार्यपालिका जो कार्य करती है उसको प्रबंधित करने का कार्य, उसको संचालित करने का कार्य, उसको स्पष्ट या फिर कहें कि पारदर्शी रखने का कार्य भी कौन करेगा? तो दोस्तों यहाँ पर लोक प्रशासन का ही यह एक अन्य उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट संगठन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। तो संगठन संबंधी, समाज में संगठनों से संबंधी जो समस्याएं होती है उनका अध्ययन करने का कार्य भी लोक प्रशासन का होता है। ओके, नेक्स्ट होगा हमारा दोस्तों पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण। समझने जैसा कुछ भी नहीं है, पढ़ेंगे एक बार में पूरा समझ आता चलेगा आपको। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र से संबंधित पोस्ट कार्ड का एक सिद्धांत दिया गया है। बस आप को याद इतना रखना है कि ये जो पोस्ट गार्ड का दोस्तों सिद्धांत है, ये पोस्ट कार्ब का सिद्धांत लूथर साहब के द्वारा दिया गया है, लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया है।
है ना। और ये पोस्ट कार्ब क्या है कि 7 अंग्रेजी के लेटर्स, 7 अंग्रेजी के शब्द है, लेटर है, उनका जो प्रथम लेटर है दोस्तों, उसके आधार पर ही जो है ये पूरे सिद्धांत को रचित किया गया है। कहें कि सिद्धांत को इस प्रथम शब्दों के माध्यम से इसको नाम दिया गया है। तो जरा इसको देख लीजिए, पी फॉर प्लानिंग, जिसका अर्थ होता है योजना करना, एक प्लानिंग बनाना, एक योजना बनाना, ठीक है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन बनाना। नेक्स्ट एस फॉर स्टाफिंग, मतलब स्टाफ की व्यवस्था करना या कर्मचारी की व्यवस्था करना। डी फॉर डायरेक्टिंग, उनको प्रबंधित करते हुए डायरेक्ट करना, उनको संचालित करना, ठीक है, या उनको निर्देशित करना। CO को फॉर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब उनका समन्वय करना, है ना। नेक्स्ट है R फॉर रिपोर्टिंग, तो उसमें कितना कार्य हुआ है, किस लेवल तक हुआ है, क्या अचीवमेंट हुई है, क्या कमियां हैं, इन सबकी रिपोर्ट करना भी जो है दोस्तों इसका कार्य होता है। और B4 होता है बजटिंग, तो उस पूरी कार्य क्षेत्र का या कहें कि उस योजना का बजट तैयार करना, कितना खर्च आपके द्वारा किया जा रहा है, कितने खर्च की संभावना है, कितना खर्च हुआ है, इस सबको बोलते हैं अपने बजट। और बजट तैयार करने का कार्य भी लोक प्रशासन का होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ये पोस्ट कार्ब का जो सिद्धांत दिया गया है, तो इसको हम सिंपल वे में ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का ये एक अद्भुत कार्य करने की पद्धति होती है, अद्भुत कार्य करने का एक क्षेत्र होता है पोस्ट कार्ब, ठीक है। बस आपको लेटर के सभी लेटर का जो फुल फॉर्म है उसको याद अगर आप रख लोगे तो पूरा सिद्धांत ये आपको रटा जाएगा, इसमें ज्यादा समझने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज विश्व में कई सारे या कहें कि अधिकतम देश जो है वो लोक कल्याणकारी भावना को अपनाए हुए हैं, या कहें लोकतंत्रात्मक देश है आज विश्व में, ठीक है। तो ऐसे लोकतंत्रात्मक देशों में लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को, लोक प्रशासन के लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण को उचित रूप से और अधिकतम अपनाया गया है। तो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, बिल्कुल। इसके समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं समझते। किस किस में दोस्तों? तो राज्य में अर्थात उस देश में या उस सरकार में और लोक प्रशासन में ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं, है ना। उनके अनुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है, बिल्कुल है, अतः लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है, ठीक है। तो सरकार भी आज अधिकतम देशों में सरकार जो होती है वो लोक कल्याणकारी होती है, और वहीं लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। इसलिए इन दोनों में ज्यादा अंतर करना उचित नहीं होगा, दोनों लगभग एक समान ही है, और दोनों का ही एक ही लक्ष्य होता है, जनता के हित में कार्य करना, जनता के अधिकतम हित में कार्य करना, जनहित में कार्य करना, ठीक है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में दिए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला हुआ है, ठीक है। तो किसका? लोक प्रशासन का जो कार्य है, जनता के हित में जितने भी कार्य होते हैं उस प्रत्येक कार्य तक पहुंच होती है लोक प्रशासन की। वर्तमान में लोक प्रशासन की क्रियाओं का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है आज के समय में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जनसंख्या जागृत होती जा रही है दोस्तों, तो जनसंख्या के जागृत होने से उसकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से जो लोक प्रशासनिक विभाग है वो काफी अलर्ट हो चुका है और उसके कार्य भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उसकी भूमिका का क्षेत्र भी काफी व्यापक हो चुका है। समाजवादी जन कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, और इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के संगठन और कार्य प्रणाली का अध्ययन भी इसके अंतर्गत ही किया जाता है। तो कुल मिलाकर सिंपल समग्र रूप में अगर देखा जाए तो स्पष्ट तौर पर जो दोस्तों जिन विद्वानों ने लोक प्रशासन को लोक कल्याणकारी प्रशासन माना हुआ है, उनका कहना सिंपल सा ये है कि आज के इस युग में विश्व में अधिकतम देश लोकतंत्रात्मक देश हैं जो जनहित में कार्य करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जो लोक प्रशासन है वो भी जनहित में कार्य करता है, इसलिए दोनों को ज्यादा पृथक स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं दोनों अटैच है, दोनों सम्मिलित है, दोनों का सम्मिलित रूप होता है ना। तो क्योंकि सरकार का कार्य भी होता है जनहित में कार्य करना, और लोक प्रशासन का कार्य भी होता है जनहित में कार्य करना, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये लोक कल्याणकारी राज्य पर माफ कीजिएगा लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट सेशन हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा डिले हो जाता है, दरअसल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर
आप जरा खुद ही सोचिए कि आपको एक सेमेस्टर पढ़ने में दोस्तों आपको 6 महीने कम पड़ जाते हैं, तो मुझ अकेले के द्वारा फर्स्ट ईयर के दोनों सेमेस्टर, सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर, थर्ड ईयर के दोनों सेमेस्टर अकेला व्यक्ति कैसे कंप्लीट कर सकता है। हाँ, मानता हूं कि पीपीटी मेरी टीम के द्वारा तैयार की जाती है, परंतु पढ़ाने के लिए भी दोस्तों काफी उसको समझाने काफी वक्त लगता है, काफी समय लगता है, इसलिए कभी कभी लेक्चर में थोड़ा डिले हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा नाराज मत होइएगा, है ना। बाकी हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी, क्लासेस बीच में नहीं रुकने वाली दोस्तों। कुछ डिले हो सकता है परंतु क्लासेस रुकेगी नहीं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।